मैं आपके अच्छे दिन की मंगलमय कामना करता हूँ। कल आपको समास के बारे में बताया गया। समास एक बार मैं पुनः दोहरा दूँ कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो सार्थक नवीन शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। समास का मतलब संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण। बाकी उस में मैं आपको द्विगु समास बता दिया, द्वंद्व समास बता दिया, बहुव्रीहि समास बता दिया। द्वंद्व समास में, द्विगु समास में एक बार और देख लें, पहला पद संख्यावाचक हो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान हो न द्वितीय पद प्रधान हो। द्वितीय पद का मतलब उत्तर पद, द्वितीय पद प्रधान, यानी न पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो और न उत्तर पद प्रधान हो। यह दोनों मिल करके जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको सब में बता दिया था। जैसे द्विगु में बताया कि संख्यावाचक हो, जैसे चौपाई, चार पदों का समूह, नौ ग्रह, पंच पल्लव आदि आदि। द्वंद्व समास में मैं बताया बीच में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों पद प्रधान हो। प्रथम और उत्तर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, माता पिता, स्त्री पुरुष। फिर मैं बताया रात दिन, माता पिता, स्त्री पुरुष आदि आदि। फिर बहुव्रीहि समास मैं आपको बताया कि इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिल करके एक नए पद यानी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मैं आपको बताया गया लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश। 10 आनन, 10 है आनंद जिनके, 10 आनंद, 10 है आनंद जिनके अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिनका अर्थात कृष्ण। इसमें फिर एक बार ध्यान देंगे, आप नोट बना लेंगे। कक्षा 10 में केवल द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है। कक्षा 10 में द्वंद्व और द्विगु पढ़ना है। कक्षा 9 में केवल अव्ययी भाव समास पढ़ना है और बाकी इंटर में सारे 6 समास पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद, कर्मधारय समास पहला पद विशेषण होता है अथवा पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। परिभाषा ऐसे देंगे कि जिस समास में पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो समास कर्म को धारण करता है वह कर्मधारय समास होता है। जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रश्न कर दिया जाए, प्रश्न कर दिया जाए कैसा है। जैसे ही आप प्रश्न करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा, जैसे ही आप प्रश्न करेंगे आपको
उत्तर मिल जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण समझ लीजिए। महाराज, महाराज, महाराज। इसमें प्रश्न करेंगे कि राजा कैसा है, राजा कैसा है, तो उत्तर क्या मिलेगा? महान है। राजा कैसा है तो महान है। महाराज कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। जैसे नीलांबर, 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 अंबर कैसा है तो नीला है, अंबर कैसा है तो नीला है। फिर जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, मुख कैसा है तो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। जैसे घन श्याम, घन श्याम, श्याम कैसे हैं तो घन के समान है, श्याम कैसे हैं तो घन के समान है। जैसे नील कमल, नील, नील कमल, कमल कैसा है तो नीला है। फिर एक बार समझ लें कि जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाराज, जैसे नीलांबर, जैसे चंद्रमुख, जैसे घनश्याम, जैसे नीलकमल। ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम प्रश्न कर दें कि कैसा है महाराज, राजा कैसा है? महान है। नीलांबर, अंबर कैसा है? नीला है। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। श्याम कैसे हैं? घन के समान है। कमल कैसा है? नीला है। फिर एक बार महाराज, नीलांबर, चंद्रमुख, घनश्याम, नील कमल। ये रहा आपका कर्मधारय समास। इस कर्मधारय समास के बाद अगला हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इसमें आपको इसके पूर्व में बताया हूं कि पद अव्यय हो न सके जिसका अव्ययी भाव कहावत है। पद अव्यय नहीं हो सकता है, पद अव्यय हम नहीं कर सकते हैं, उसको बांट नहीं कर सकते हैं, उसको विभक्त नहीं कर सकते हैं। यानी जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान और अव्यय, प्रधान और अव्यय, पहला पद प्रधान और अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस समास में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग पढ़े होंगे, बताया भी गया है, उपसर्ग लगा हो। जैसे उदाहरण देंगे, उदाहरण यथाशक्ति, यथाशक्ति। जैसे यथाशक्ति, जैसे प्रति वर्ष। ये क्या है? ये क्या है? प्रतिदिन। अभी कहेंगे बताया नहीं गया। प्रतिदिन यह उपसर्ग है, शब्द के पहले लगा है उपसर्ग। प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आजीवन, आजीवन, आमरण आदि आदि। फिर एक बार ध्यान दें कि पूर्व पद
प्रधान और अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद प्रधान और अव्यय हो वहाँ अव्ययी समास होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिमाह, आजीवन, आमरण आदि आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस समास में क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग लगा हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिमाह, आजीवन आदि आदि। इसके बाद हम आपको कुछ काम देंगे, आप उसको नोट कर लीजिए और नोट करके आगे लिखिए कि इसमें कौन सा समास है। जैसे समास विग्रह कीजिए, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम दीजिए, समास का नाम दीजिए। ध्यान से देखते जाएंगे। जलमग्न, जलमग्न, पंचवटी, शोकाकुल, त्रिलोचन, चराचर, कनकलता, चंद्रशेखर, चौपाई, दुधारी, मीनाक्षी, महादेव, पंचपल्लव, ग्यारह। इन सारे का आप समास विग्रह करेंगे और समास का नाम देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।